न्यू सतपुड़ा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपना यूनिट चल रहा है सिंगल फेस AC सर्किट और आज का आपके पास टॉपिक है RL सीरीज सर्किट। तो RL सीरीज सर्किट के लिए ये आपके लिए एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है और ये वेक्टर फॉर्म बना हुआ है। ये दो सिंपल जो आपके वेक्टर फॉर्म है, इनका मेन वाला जो वेक्टर फॉर्म अगर देखा जाए RL सीरीज सर्किट का, वो है ये आपका वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को समझते हैं और उसके बाद फिर अपन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको RL सीरीज सर्किट के लिए एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। RL का मतलब होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मौजूद हो और दोनों सीरीज में जुड़े हो, ऐसे सर्किट को बोलेंगे अपन RL सीरीज सर्किट। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मतलब कॉइल को अपन ने सीरीज में जोड़ दिए और यहाँ से V वोल्ट जो है अपन ने आरोपित कर दिए। ये V वोल्ट जो है अपने को कोई अल्टरनेटिंग सोर्स के द्वारा आरोपित करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या इलेक्ट्रिक प्रेशर रहेगा वो V वोल्ट का रहेगा। अब अपने को पता है कि जब कोई दो कंपोनेंट्स सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं तो इस कंडीशन में जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनमें जो वोल्टेज है उसका ड्रॉप होता है। मतलब जो अपन टोटल V वोल्ट दे रहे हैं वो पूरा वोल्टेज इनको नहीं मिल पाएगा। इसमें कुछ ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस में और कुछ इंडक्टेंस में ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को अपन ने VR नाम दे दिए, जबकि इंडक्टेंस या किसी चोक कॉइल में या फिर कोई कॉइल अपन ने यूज कर लिए, मतलब कोई भी इंडक्टिव जो आपका लोड रहेगा उसके सिरों पर जो अपने को यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है वो है आपका VL नाम दे दिया गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस सर्किट में बहने वाली करंट की। तो यदि इस सर्किट में बहने वाली करंट को अपन I नाम देते हैं, कैपिटल I नाम देते हैं, तो किसी भी सीरीज सर्किट में जो बहने वाली करंट है वो उसमें उपस्थित सभी कंपोनेंट्स में बराबर मात्रा में पहुंचती है। मतलब यहाँ सोर्स के द्वारा यदि I करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस में भी I करंट फ्लो होगी और इंडक्टेंस में भी I करंट या कॉइल में भी I करंट फ्लो होगी। दोनों में करंट एकदम बराबर होगी, जबकि वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इस करंट को कैसे निकालना है उसको अभी अपन आगे देखेंगे। उसके पहले फिलहाल देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस सिंपल या सिंगल लगा हुआ रहता है उस समय कैसा वेक्टर फॉर्म बना था, और जब सिंगल या प्योर इंडक्टिव सर्किट जब अपन ने पढ़े थे तो उस कंडीशन में कैसा वेक्टर फॉर्म बना था, और जब दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ दिया गया तब कैसा आपका वेक्टर फॉर्म बनेगा। तो फिलहाल सबसे पहले देखते हैं कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता था उस कंडीशन में जो आपका वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों इन फेज रहते थे। मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस रहता था वो 0 डिग्री रहता था। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस के सिरों पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप या जिसको VR नाम दे दिया गया और करंट, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, इसलिए दोनों इन फेज है और दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं। जबकि जब प्योर इंडक्टिव सर्किट अपन ने पढ़े थे तो उस कंडीशन में अपन ने देखे थे कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बना था। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री बन गया है, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जब अपन एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो अपने को दिख रहा है कि वोल्टेज आगे है जबकि करंट पीछे है। अब यहाँ पर अपन दोनों का सीरीज पढ़ रहे हैं, दोनों का जोड़ पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि अब ये दोनों का एक रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर फॉर्म बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसको भी समझ लेते हैं। जो VR और I था दोनों सेम मतलब एक साथ थे, वो इस लाइन में आ गए, जबकि जो आपका VL था, VL मतलब इंडक्टेंस के सिरों पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, वो इधर 90 डिग्री जो है आगे चला गया। ये VL का ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको और ये VR के लिए दिख रहा है, जबकि I दोनों में बिल्कुल सेम था। इसमें भी इस कंडीशन में यहाँ पर I था और यहाँ पर भी I था, इसलिए दोनों का I यहाँ पर आपको दिख रहा है। जब दोनों को रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को एक साथ जोड़ दिया गया तो देखते हैं कि दोनों एकदम 90 डिग्री पर नहीं बने रहेंगे, बल्कि ये कुछ थीटा डिग्री एंगल से ये नीचे की ओर आ जाएगा। मतलब आप अपने पास जो मेन वोल्टेज रहेगा और करंट रहेगा दोनों के बीच में एकदम 90 डिग्री नहीं रहेगा, वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, जिसको अपन ने थीटा डिग्री मान लिया है यहाँ पर। तो आपका रिजल्टेंट वाला जो वेक्टर डायग्राम है वो ये वाला और ये वाला, इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये आपका हो जाएगा V के रूप में और ये वाला हो जाएगा आपका I के रूप में। इस कंडीशन में भी अपन देखेंगे कि जो वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा डिग्री है। तो इस डायग्राम के द्वारा यदि अपने को करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए अपने को वोल्टेज और इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस की अपने को आवश्यकता पड़ेगी।
तो इम्पीडेंस निकालने के लिए फिलहाल जो आपके पास सबसे पहले ये VR और जो VL दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसको देखना आपको ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अपन VR की बात करते हैं। तो अपने को पता है कि ओम के नियम से किसी भी कंपोनेंट्स पे यदि वोल्टेज ड्रॉप को निकालना है, वो करंट इनटू उसमें जो उपस्थित रजिस्टेंस रहेगा उसके अनुसार काम करेगा। तो अपने को जैसे दिख रहा है यहाँ से कि सीरीज सर्किट है, मतलब इसमें से भी आई करंट फ्लो होगी और इसमें से भी आई करंट फ्लो होगी, ठीक है, मतलब दोनों में करंट आई है। तो VR निकालने के लिए, मतलब इस रेजिस्टेंस के सिरों पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने करंट लिखा और उसके बाद यहाँ पर जो इस कंपोनेंट में उपस्थित रेजिस्टेंस है वो R है, तो वो आपका इस प्रकार से VR बराबर I इंटू R हो जाएगा। जबकि अब अपने को इस VL को निकालना है, तो VL मतलब इंडक्टेंस के सिरों पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को यदि निकालना है तो सबसे पहले इसमें से बहने वाली करंट यहाँ पर भी आई है, जबकि इस इंडक्टेंस में जो रुकावट पैदा करेगा वो रहेगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको अपन नाम देते हैं XL से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I इंटू XL। तो ये निकला आपका VR बराबर I इंटू R, जबकि VL बराबर निकला I इंटू XL। ये दोनों के कंपोनेंट्स में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को दिखा रहा है। अब इसके बाद अब अपन करंट को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन करंट को निकालने के पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये जो VR और VL ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इस सर्किट में टोटल वोल्टेज आपका V है, तो इस V को निकालना भी बहुत जरूरी है, तभी आपका इसमें से बहने वाली करंट को निकाल सकेंगे। तो इस V को निकालने के लिए तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर एक वेक्टर डायग्राम बना है जिसका रिजल्टेंट ये है। तो यहाँ पर अपने को वेक्टर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि VL इधर है, VR इधर है, तो ये V इधर है, तो आपका टोटल V कैसे निकलेगा। तो टोटल V निकालने के लिए यहाँ पर अपने को एक वेक्टर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब अपन वेक्टर समेशन लगाते हैं या रिजल्टेंट अपने को वोल्टेज निकालना है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। टोटल वोल्टेज V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर अपन ने लिख लिया यहाँ पर, रेजिस्टेंस के सिरों पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का वर्ग प्लस इंडक्टेंस के सिरों पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप के वर्ग के योग के बराबर होगा। वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अब इस V को निकालना है, तो V को निकालने के लिए जब इसका ट्रांसफर करते हैं तो अपने पास हो जाता है यहाँ पर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अब यहाँ पर जो अपन VR और VL की वैल्यू रखेंगे, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो VR और VL की वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर VR की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर VL की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं VR की वैल्यू निकाले थे अपन ने I डॉट R, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, प्लस VL की वैल्यू अपन ने निकाले थे I डॉट XL, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसको खोल लिया जाएगा तो देखेंगे अपन यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर डॉट XL का स्क्वायर। इस कोष्टक को बस अपन ने खोले, स्क्वायर को इसके ऊपर भी लगा दी, इसके ऊपर भी, ऐसे अलग अलग अपन ने कर दिए। अब यहाँ से देख सकते कि दोनों में अपन I स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब दोनों में से I स्क्वायर को कॉमन निकाला जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, I स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, यहाँ बच जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। I स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बाहर की तरफ और R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर अंदर की हो जाएगा। जब इसको अपन आगे कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर I स्क्वायर है, ये वर्गमूल के बाहर आएगा, तो यहाँ पर आपका केवल I बचेगा, जबकि अंदर पर आपका R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर बचेगा, और ये है आपके V के बराबर। जब इस I का ट्रांसफर इस साइड किया जाता है, यहाँ पर बच जाता है आपके पास V अपॉन I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये जो V अपॉन I है ये आपके Z के बराबर होता है, Z मतलब इम्पीडेंस, तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। मतलब RL सीरीज सर्किट के लिए जो आपका इम्पीडेंस होगा वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर वर्गमूल भी रहेगा, जो अपन ने पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं किसी भी सर्किट के लिए। तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया है। अपना Z बराबर निकला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वैसे करंट जो रहेगा, करंट के लिए बेसिक फॉर्मूला रहेगा I बराबर V अपॉन Z। अभी Z जो रहेगा अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग रहेगा। जैसे RL सीरीज सर्किट के लिए Z जो निकला उसकी वैल्यू को अगर अपन यहाँ पर रख देंगे तो RL सीरीज सर्किट की यहाँ से करंट निकल जाएगी। उसके बाद
जो आपका आरएल सीरीज सर्किट है उसमें यदि अपने को पावर को निकालना है उसके लिए आपका फॉर्मूला रहता है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जो वैल्यू रहेगी वो अपन R अपॉन जेड के हिसाब से निकाल सकते हैं, मतलब कॉस थीटा बराबर R अपॉन जेड। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इस सर्किट के पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं, जहां पर R दिया रहेगा क्वेश्चन में और जेड जो आपका यहाँ से निकला हुआ है। तो ये बात हुई कॉस थीटा को निकालने की और पावर को निकालने की। लेकिन इस सर्किट का आरएल सीरीज सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो कैसा होगा, वो आपको जो है वेक्टर फॉर्म के द्वारा या वेव फॉर्म के द्वारा डिसाइड होता है कि लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, यूनिटी होगा या जीरो पावर फैक्टर होगा। तो उसको भी अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो रिजल्टेंट वाला जो वोल्टेज है उसके लिए ये वाला तीर का निशान बनाया और जो करंट है वो उसको कुछ इस प्रकार से बनाया। जो VR और VL था उसको मैंने यहाँ से हटा दिया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, मतलब बोल सकते हैं कि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज और टोटल करंट दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा डिग्री। और इस डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ रहा है कि वोल्टेज आगे है जबकि करंट जो है पीछे है। तो जब भी ऐसा होता है कि वोल्टेज आगे होता है और करंट पीछे होता है, इस कंडीशन में उस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा लैगिंग होता है, मतलब जिसको हिंदी में पश्चगामी भी बोला जाता है। मतलब आरएल सीरीज सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ना जीरो बन रहा है ना 90 डिग्री बन रहा है। अगर 0 डिग्री बनता तो या 0 डिग्री होता है यहाँ पर तो इस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। यदि 90 डिग्री होता तो उस सर्किट का पावर फैक्टर जीरो पावर फैक्टर हो जाता है। लेकिन जब भी थीटा डिग्री है, मतलब 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है, उसके बीच में है, इस कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर है वो तो या तो लैगिंग हो सकता है या तो लीडिंग हो सकता है। लेकिन देखेंगे कि वोल्टेज आगे करंट पीछे है, इस कंडीशन में इस सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग होगा। अब इस सीरीज सर्किट का आरएल सीरीज सर्किट की पूरी सारांश देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज है मतलब V स्क्वायर, वो रेजिस्टेंस के सिरों पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप प्लस इंडक्टेंस के सिरों पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखते हैं कि जो टोटल करंट है मतलब I वो आपका V अपॉन जेड के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर जेड जो है इम्पीडेंस कहलाएगा। जेड के लिए फॉर्मूला निकला था आपके पास R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसके बाद अपन ने देखे थे कि जो पावर फैक्टर है वो इस आरएल सीरीज सर्किट के लिए लैगिंग होगा, मतलब पश्चगामी होगा। और इस सर्किट में यदि आपको पावर निकालना है तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, W बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा पावर फैक्टर है। अगले वीडियो में अपन RC सीरीज सर्किट को लेकर आएंगे। थैंक यू।